गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। अ वेरी गुड आफ्टरनून मौसम, अंकित, आर्या, विशाल, सुशील, राहुल, गौरव, गोलू, दिव्या, सचिन, नीरज, नीतीश, केडी, नितिन, गौरव, नितू, अंजलि, पवन, शिखा, पारुल, मयंक, रवीना, आकाश, अमित, राकेश, रंजन, गौरव, निधु, संदीप। क्या हाल चाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। सर ये क्लास यूट्यूब पर चल रही है क्या? नहीं भाई साहब, यूट्यूब पर तो नहीं चलनी चाहिए क्लास। यूट्यूब पर तो नहीं होनी चाहिए। हाँ, यूट्यूब पर क्यों होगी क्लास? हाँ, यूट्यूब पर तो नहीं होनी चाहिए। और भैया लास्ट डे है ना? ये लास्ट डे है 599 का। मैं आप लोगों को फिर बता दूं, 599 का लास्ट डे है। 2 दिन में 599 का जो ऑफर है वो खत्म होने वाला है। तो जो भी बच्चे हैं आप लोगों के, है ना, जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, भाई बहनें हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है ना, आस पड़ोस के लोग हैं, सबको बता दो ये लास्ट 2 दिन बचे हैं करियरविल एप्लीकेशन पर कोई भी बैच 599 में परचेज करने में, है ना। सर जी टाइम दिखा रहा है, ये आपके सेकंड स्टूडियो में चल रही है क्या क्लास? मैं समझा नहीं क्या हो गया है। तो सबको बता दो बेटा, है ना, 599 में लास्ट चांस है बैच परचेज करने का। तो कोई भी बैच आप परचेज करना चाहते हैं अपने भाई बहने दोस्तों को सबको बता दो, ठीक है। हाँ जी। दिवाली की छुट्टी कब से मिलेंगी? अरे यार तुम दिवाली मनाना शुरू कर रहे हो हैं? अभी तुमने कल करवा चौथ सेलिब्रेट की थी, आज तुम दिवाली मना रहे हो? क्यों भाई? परसों तुमने नवरात्रि सेलिब्रेट किया था। खैर, ये जो अक्टूबर नवंबर का महीना होता है, ये जो दिवाली वाला महीना होता है, ये पूरा महीना लगभग लगभग सेलिब्रेशन में ही चला जाता है। पहले दुर्गा पूजा, फिर दशहरा, और फिर आपकी करवा चौथ, आप तो सेलिब्रेट करते ही हो, और फिर ये आपकी दिवाली, है ना। तो सबसे अल्टीमेट जो छुट्टियां भी मिलती हैं सबसे ज्यादा, वो दिवाली पर ही मिलती हैं। और फिर छठ पूजा, है ना, फिर वो आपकी छठ पूजा होगी। क्यों भाई? है ना। जी हाँ। चलिए, एनालिटिकल रीजनिंग है सर। देखो, एनालिटिकल रीजनिंग में आप लोगों को पढ़ा रहा था, और एनालिटिकल रीजनिंग में सारे के सारे टॉपिक्स हम लोगों ने कर लिए थे सिवाय एक टॉपिक के। एक टॉपिक हमारा एनालिटिकल रीजनिंग का बचा हुआ था, है ना। और वो जो टॉपिक था वो था डिसीजन मेकिंग। कौन सा टॉपिक बचा हुआ था एनालिटिकल रीजनिंग का? एनालिटिकल रीजनिंग का टॉपिक बचा हुआ था भैया डिसीजन मेकिंग। बस ये एक सिंगल टॉपिक एनालिटिकल रीजनिंग का बचा हुआ था, डिसीजन मेकिंग। समझ रहे हो? हाँ जी। और इसको छोड़ के हमने एनालिटिकल रीजनिंग के सारे टॉपिक कर लिए। मेरे को याद नहीं रहा था डिसीजन मेकिंग के बारे में, है ना, कि डिसीजन मेकिंग भी आप लोगों का चैप्टर है जो मेरे को कराना है। मैं बिल्कुल ही भूल गया भैया, डिसीजन मेकिंग भी आप लोगों को पढ़ाना था। ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं है। बट कोई दिक्कत नहीं है, आज हम डिसीजन मेकिंग पढ़ लेते हैं, है ना। हाँ जी, एक ही दिन का लेक्चर है, छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक भी नहीं है। अच्छा, अगर मैं डिसीजन मेकिंग की बात करूं, अगर मैं अगर मैं डिसीजन मेकिंग की बात करता हूं, तो बेटा ये डिसीजन मेकिंग पता है क्या है? डिसीजन मेकिंग है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आप लोग जानते हैं ना कि जब हम कोई भी फॉर्म फिल करते हैं, जब हम कोई भी फॉर्म भरते हैं, तो फॉर्म भरने से पहले सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करते हैं। क्या हम इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है? भैया अगर हम एलिजिबल होंगे तभी तो हम फॉर्म भरेंगे। अच्छा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या हो सकता है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भैया हमारी एज हो सकती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हमारी एजुकेशन हो सकती है,
है ना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हमारे परसेंटेज के मार्क्स 10th और 12th या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स हो सकते हैं, समझ रहे हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एक्सपीरियंस हो सकता है और भी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यूज किया जा सकता है। तो इस चैप्टर में बेसिकली क्या होता है, जैसे है ना कोई वैकेंसीज निकलती है, उन वैकेंसीज को फिल करने के लिए, है ना, है ना, एक कंपनी ना एक वैकेंसी निकालेगी, उन वैकेंसी को फिल करने के लिए बैच खत्म होने के बाद कोई डाउट हो तो आप आस्क डाउट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी मैं यूट्यूब चैनल पे रेगुलर जुड़ा रहूंगा, आपके साथ टच में रहूंगा, तो आप वहां पर भी पूछ सकते हैं, है ना। तो होता क्या है इस चैप्टर के अंदर कि किसी भी कंपनी के, है ना, कोई भी कंपनी है, उस कंपनी में कोई जॉब निकलेगी, और जब कंपनी में कोई जॉब निकलेगी, जैसे मान लो मैनेजर की पोस्ट निकली है, अब मैनेजर की अगर पोस्ट निकली है कंपनी के अंदर, तो मैनेजर की पोस्ट के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा ना भैया, कुछ मापदंड होंगे। जो बच्चा उन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो करेगा वो मैनेजर बन जाएगा। जैसे सपोज मान लो किसी की जो उम्र है वो 30 साल की होनी चाहिए कम से कम, मतलब मिनिमम 30 ईयर्स का होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए। उसने कम से कम ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स हासिल किए हों, और जो उसका, है ना, रिटन टेस्ट हुआ है, रिटन टेस्ट में उसके होने चाहिए कम से कम 50% मार्क्स। उसका जो पर्सनल इंटरव्यू हुआ है, पर्सनल इंटरव्यू में होने चाहिए कम से कम 60% मार्क्स, है ना। उसको ना 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मार्केटिंग फील्ड में, उसको 3 इयर्स का क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए मार्केटिंग फील्ड में। तो कुछ ऐसी कंडीशन हमारे एग्जाम में दी जाती हैं, उसको 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो मैनेजर बनने के लिए क्या क्या चाहिए, मैनेजर बनने के लिए कम से कम 30 साल की उम्र होनी चाहिए, ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स होने चाहिए, टेस्ट जो हुआ है रिटन टेस्ट उसमें 50% मार्क्स आने चाहिए, पर्सनल इंटरव्यू में 60% मार्क्स आने चाहिए, और उसको 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए मार्केटिंग में। 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, किस में होना चाहिए, 3 इयर्स का एक्सपीरियंस मार्केटिंग में, 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए उसको। तो भैया ये हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मैनेजर बनने के लिए। लेकिन एग्जाम में क्या होता है ना, एग्जाम में क्या होता है, कल की मेंस के क्वेश्चंस की पीडीएफ अपलोड कर, अच्छा मेंस की पीडीएफ अपलोड नहीं हुई क्या, चलो आज बेटा मेंस की क्लास नहीं हो पाई थी आज किसी टेक्निकल रीजन की वजह से। मैं चेक कर लेता हूँ कि मेंस में क्लास पीडीएफ अपलोड हुई है कि नहीं हुई है। हम्म, कल की ना मेंस की जो क्लास थी उसमें देख लेना एक बार, क्लास पीएनजी अपलोड हो गई थी। हाँ जी। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कंडीशंस के साथ साथ कुछ सब कंडीशन दी जाती हैं। सब कंडीशन का मतलब ये है कि मान लो कोई एक ऐसा कैंडिडेट है जो सारी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, लेकिन उसके ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स नहीं है, बट इसके बदले में उसके 12th में 60% मार्क्स है। तो ये जो कैंडिडेट है इसका डायरेक्ट सिलेक्शन नहीं होगा, ये कैंडिडेट का जो केस है वो जनरल मैनेजर के पास भेजा जाएगा। तो हमारे एग्जाम में ना कुछ सब कंडीशंस भी दी गई होती हैं, हमारे एग्जाम्स में कुछ सब कंडीशंस भी दी गई होती हैं कि मान लो कोई कैंडिडेट है जो सारी कंडीशन को फॉलो कर रहा है एक्सेप्ट दिस, तो उसका केस ना अलग तरीके से कंसीडर किया जाएगा। चलिए, है ना, बाकी ये जो सारी चीजें है ना, बाकी सारी चीजें आप तब समझोगे जब मैं आपको एक्चुअल में क्वेश्चन दिखाऊंगा डिसीजन मेकिंग का। थ्योरेटिकली इस चैप्टर को समझना बेकार है, हम सीधा प्रैक्टिकल करते हैं, सीधा प्रैक्टिकली क्वेश्चंस पर आता है कि एक्चुअल में क्वेश्चन किस तरीके से हमें देखने को मिलते हैं, है ना। डिसीजन मेकिंग के जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके से हमें एग्जाम में देखने को मिलेंगे, सीधा हम वहां पहुंचते हैं। क्योंकि अगर मैं ऐसे आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा तो चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ नहीं आने वाली है ना। तो कंक्लूजन, असर्शन, रीजन, आर्गुमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, अजम्पशन, है ना, कॉज एंड इफेक्ट, डेटा सफिशिएंसी, और डिसीजन मेकिंग। चलो आप लोग ये देखो, देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक उम्मीदवार का विवरण दिया गया है, आपको दी गई जानकारी और ऊपर दी गई शर्तों और उपशर्तों, ऊपर दी गई शर्तों और उपशर्तों के आधार पर कार्रवाई करनी है, और अपने जवाब के रूप में कार्रवाई के उस संख्या को चिन्हित करना होगा
आपको प्रत्येक प्रश्न में दी गई जानकारी के अलावा कुछ भी नहीं मानना है। यह सभी मामले आपको 1 जनवरी 2010 तक के दिए गए हैं। अच्छा, ये कंडीशन है, फॉलोइंग आर द कंडीशंस फॉर सेलेक्टिंग मैनेजमेंट ट्रेनी इन एन ऑर्गेनाइजेशन। देखो, मैनेजमेंट ट्रेनी बनने के लिए ये कंडीशन है। अगर कोई कैंडिडेट इन पांचों कंडीशन को फॉलो करता है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, अगर कोई कैंडिडेट इन पांचों कंडीशन को फॉलो करता है तब वो मैनेजमेंट ट्रेनी के रूप में सेलेक्ट हो जाएगा। उसका चयन उसका चयन मैनेजमेंट ट्रेनी के रूप में हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई कैंडिडेट ये पांचों कंडीशन फॉलो करता है तो उसका चयन मैनेजमेंट ट्रेनी के रूप में हो जाएगा। बाबू, ये बैंकिंग का चैप्टर नहीं है, ये क्लरिकल लेवल का चैप्टर है। अभी जो कांस्टेबल का पेपर हुआ था ना, तो कांस्टेबल का जो पेपर था, उस पेपर में है ना डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन कांस्टेबल का जब री एग्जाम हुआ तो री एग्जाम में डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन कांस्टेबल का जो पहले पेपर हुआ था वो उसमें डिसीजन मेकिंग के जो क्वेश्चंस है वो है ना क्लरिकल लेवल या ग्रुप डी एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। ग्रुप डी या क्लरिकल लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें कभी कभी डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना तो हम ना बहुत ज्यादा डर जाते हैं, है ना, बहुत ज्यादा डर जाते हैं। पता है क्यों डर जाते हैं? क्योंकि ये क्वेश्चन ना बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, जब आप इस क्वेश्चन को कर लोगे तो आज के बाद इस क्वेश्चन से जो आपका डर है ना, जो आपके जहन से डर है, वो डेफिनेटली निकल जाएगा। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। सिर्फ आपको कुछ नहीं करना होता, इन कंडीशन को पढ़ना है कि मैनेजमेंट ट्रेनी बनने के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए। बस आपको ना रीडिंग स्किल्स आनी चाहिए। आपको ना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ना है और कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है? आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ना है। क्या करना है आपको? आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ना है और आपको कुछ भी नहीं करना। कुछ भी नहीं करना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ना है आपको। पहली क्राइटेरिया क्या है? पहली कंडीशन क्या है? बी आ ग्रेजुएट विद एटलीस्ट 60% मार्क्स। भैया, ग्रेजुएशन में कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए। कम से कम 60% अंकों के साथ स्नातक होना चाहिए। पहली कंडीशन है कि भैया ग्रेजुएशन में कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए। पहली कंडीशन क्या है? कि ग्रेजुएशन में कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए। पहली कंडीशन है कि ग्रेजुएशन में, है ना, जो उसने बीटेक, बीएससी, बीए कुछ भी करी है, उसमें कम से कम कितने मार्क्स होने चाहिए? ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स होने चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है? बी नॉट लेस देन 21 ईयर्स एंड नॉट मोर देन 28 ईयर्स। 1 जनवरी 2010, 1 जनवरी 2010 को जो उसकी एज है ना, वो 21 और 28 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। पहली कंडीशन है ग्रेजुएशन के मार्क्स, दूसरी कंडीशन है उसकी उम्र। तीसरी कंडीशन क्या है? बी रेडी टू पे ₹50,000 एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट। उसको 50,000 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट करने होंगे। तीसरी कंडीशन है 50,000 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट करने होंगे। चौथी कंडीशन क्या है? सिक्योर्ड एटलीस्ट 40% मार्क्स इन द सिलेक्शन एग्जामिनेशन। सिलेक्शन एग्जामिनेशन में कम से कम 40% मार्क्स होने चाहिए। रिटन टेस्ट में कम से कम 40% मार्क्स होने चाहिए। पांचवी कंडीशन क्या है ना, हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 50% मार्क्स इन पर्सनल इंटरव्यू। जो पर्सनल इंटरव्यू है उसमें कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए। तो कोई भी कैंडिडेट बेटा, है ना, हाँ बेटा, देहरादून भी आते, जरूर आते, बट किसी रीजन की वजह से नहीं आ पाए देहरादून मेरे भाई। है, तो गुस्सा होने की जरूरत नहीं है हमसे। हाँ, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, कोई भी अगर कैंडिडेट मैनेजमेंट ट्रेनी बनना चाहता है तो मैनेजमेंट ट्रेनी बनने के लिए कितनी कंडीशन चाहिए? ये 5 कंडीशन चाहिए। रिपीट करो इन पांचों कंडीशन को। पहली कंडीशन क्या है मैनेजमेंट ट्रेनी बनने के लिए? सर, ग्रेजुएशन में कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है? सर, उसकी उम्र 21 और 28 साल के बीच में होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या है? सर, 50,000 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट उसको करने होंगे। चौथी कंडीशन क्या है? कि 40%। चौथी कंडीशन क्या है ना, सर जी टाइम कैसे शो हो रहा है? लाइव क्लास नहीं है क्या? कौन सा टाइम शो हो रहा है? चौथी कंडीशन क्या है? कि कम से कम 40% मार्क्स होने चाहिए। चौथी कंडीशन है कम से कम 40%। और पांचवी कंडीशन क्या है ना, कि इंटरव्यू में 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर कोई कैंडिडेट इन पांचों कंडीशन को फॉलो करेगा
तो डेफिनेटली वो मैनेजमेंट ट्रेनी बनेगा। लेकिन 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 इन पांचों कंडीशन के बावजूद यहाँ पे कुछ सब कंडीशन दी गई हैं। सब कंडीशंस क्या हैं? ऐसे उम्मीदवार के मामले में जिसने उपरोक्त सभी शर्तों को पूरा किया है सिवाय, मतलब जिसने सारी शर्तों को पूरा किया है सिवाय ये वाली शर्त छोड़कर, सिवाय पहली शर्त छोड़कर, यानी कि, है ना, पहली शर्त छोड़कर। जैसे कि मान लो 5 कंडीशन है कि ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स चाहिए, उम्र 21-28 के बीच में होनी चाहिए, 50,000 रुपए डिपॉजिट करने होंगे, 40% मार्क्स उसके रिटन टेस्ट में चाहिए, 50% मार्क्स उसके इंटरव्यू में चाहिए। अगर कोई एक ऐसा कैंडिडेट है जिसने सारी कंडीशन फॉलो की है सिवाय पहली के, पहली कंडीशन को छोड़कर सारी कंडीशन फॉलो कर ले, लेकिन इसके एवज में उसने क्या किया हुआ है? बट हैज सिक्योर एटलीस्ट 65% मार्क्स इन पोस्ट ग्रेजुएशन। इसके बदले में उसने अगर पोस्ट ग्रेजुएशन में 65% मार्क्स हासिल किए हैं, द केस इज टू बी रेफर टू जीएम पर्सनल। तो इस कैंडिडेट का जो केस है वो जीएम को भेजा जाएगा पर्सनली। मतलब इसका सिलेक्शन तो नहीं होगा डायरेक्ट, बट इस पर्सन का जो केस है वो जीएम को भेज देंगे हम। किसको भेज देंगे? हम जीएम को भेज देंगे। किसको भेज देंगे? जीएम को भेज देंगे। अच्छा, एक ऐसा कैंडिडेट है जिसने जिसने सारी कंडीशन फॉलो कर ली है सिवाय किसी एक के, मतलब उसके ग्रेजुएशन में 60% मार्क है, उम्र 21 से 28 साल है, और 50,000 रुपए देने को तैयार है, 40% मार्क्स उसके रिटन टेस्ट में है, 50% मार्क्स उसके इंटरव्यू में। अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जो सारी कंडीशन फॉलो कर रहा है सिवाय तीसरी के, सिवाय तीसरी, यानी कि वो 50,000 नहीं दे सकता, बट इसके बदले में वो क्या कर सकता है? बट इज रेडी टू साइन अ बॉन्ड फॉर 1 ईयर, लेकिन वो 1 ईयर का बॉन्ड साइन करने के लिए रेडी है। अगर वो 1 ईयर का बॉन्ड साइन करने के लिए रेडी है, द केस इज टू बी रेफर टू ईडी पर्सनल। तो इस कैंडिडेट का जो केस है ना वो किसको भेजा जाएगा? पर्सनली ईडी को भेजा जाएगा, है ना। ये जो केस है वो ईडी को भेजा जाएगा। कहने का मतलब है जनरल मैनेजर, जीएम का मतलब जनरल मैनेजर। कहने का मतलब है एक ऐसा कैंडिडेट जिसने सारी कंडीशन फॉलो करी है पहली को छोड़कर, तो वो कैंडिडेट का जो केस है वो जीएम को भेजा जाएगा। एक ऐसा कैंडिडेट जिसने सारी कंडीशन फॉलो करी है तीसरी को छोड़कर, है ना, बट इसके बदले में वो बॉन्ड साइन करने के लिए तैयार है, तो ये जो इस व्यक्ति का जो केस है वो किसको भेजा जाएगा? ईडी को भेजा जाएगा। तो कहने का मतलब है अब आपको चेक करना है। अब देखो, पहली इंफॉर्मेशन तो ये दी गई होगी एग्जाम में, बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है ये एग्जाम में। पहली इंफॉर्मेशन तो बेटा ये दी गई है, तो हमने पांचों कंडीशन पढ़ ली। फिर यहाँ पे बेटा दो हमारी उप शर्त दी गई है, हमने ये दोनों उप शर्त भी पढ़ ली। अब हमें ना कैंडिडेट की इंफॉर्मेशन दी गई है सोहन अवस्थी की। अब बेटा सोहन अवस्थी की इंफॉर्मेशन को पढ़ो, और सोहन अवस्थी की इंफॉर्मेशन को पढ़ के ये बताओ कि सोहन अवस्थी की इंफॉर्मेशन को पढ़कर ये बताओ कि सोहन अवस्थी के लिए इन दिए गए 5 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है। सोहन अवस्थी के लिए, ईडी का मतलब कुछ भी हो उससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। सोहन अवस्थी के लिए इन दिए गए 5 केसों में से कौन सा केस सही है। चलो जल्दी से पढ़ के बताओ, सोहन अवस्थी के लिए क्या कहना चाहते हो? सोहन अवस्थी के लिए तुम क्या कहना चाहते हो, जल्दी से बताओ। इन दिए गए 5 में से कौन सा केस सही है सोहन अवस्थी के लिए? सोहन अवस्थी के लिए इन दिए गए 5 में से कौन सा केस सही है? ये पांचों केस आपके सामने हैं।
जल्दी से बताओ बेटा, सोहन अवस्थी के लिए कौन सा केस ठीक है? सोहन अवस्थी की दी गई सारी इंफॉर्मेशन पढ़ो बेटा, सोहन अवस्थी की दी गई सारी इंफॉर्मेशन पढ़ो और बताओ सोहन अवस्थी दीपावली की मिठाई खिला पाएंगे कि नहीं खिला पाएंगे? क्या सोहन अवस्थी हमें दीपावली की मिठाई खिला पाएंगे? हैं, जल्दी से बताओ, क्या सोहन अवस्थी दीपावली की मिठाई खिला पाएंगे हमें? अगर मैं सोहन अवस्थी की बात करूं तो क्या ये हमें दिवाली की मिठाई खिलाने में सक्षम रहेंगे? सर सोहन अवस्थी की अगर मैं बात करता हूं, चलिए हम सारी कंडीशन देखते हैं, पांचों में से कितनी कंडीशन फॉलो करता है सोहन अवस्थी। सोहन अवस्थी का जन्म 8 जून 1987 को हुआ, यानी कि अगर मैं 2010 की उसकी उम्र कैलकुलेट करूं तो बेटा लगभग 23 साल होगा, यानी कि 21 साल से ज्यादा, 28 साल से कम। तो दूसरी कंडीशन सही हो रही है। उन्होंने चयन परीक्षा और व्यक्तिगत साक्षरता में दोनों में 55% मार्क्स प्राप्त किए, इसमें 40 चाहिए थे, इसमें 50, लेकिन उसने 55 किए, तो चौथी और पांचवी कंडीशन भी फॉलो हो रही है ना? चौथी और पांचवी कंडीशन भी फॉलो हो गई। वह 50,000 रुपए की जमानत राशि का भुगतान कर सकता है, भैया तीसरी कंडीशन भी फॉलो हो गई, वो 50,000 रुपए भी दे सकता है। अच्छा, उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन में 68% मार्क्स किए, 59% मार्क्स ग्रेजुएशन। बेटा ग्रेजुएशन में कम से कम 60% मार्क्स चाहिए, ग्रेजुएशन में कम से कम 60% मार्क्स चाहिए, लेकिन ग्रेजुएशन में 59 है, यानी कि पहली कंडीशन फॉलो नहीं हो रही। लेकिन लेकिन पहली कंडीशन के बदले पोस्ट ग्रेजुएशन में 68% मार्क्स है, पहली कंडीशन के बदले पोस्ट ग्रेजुएशन में उसके 68% मार्क्स है। इसका मतलब यह है इस कैंडिडेट का चयन डायरेक्ट नहीं होगा, इस कैंडिडेट का चयन डायरेक्ट नहीं होगा, बट इस कैंडिडेट का जो है ना केस है वो किसको भेज दिया जाएगा? जीएम को भेज देंगे हम, जीएम को। ठीक है, हाँ जी, इफ द केस इज टू बी रेफर टू जीएम पर्सनल, क्योंकि ये जो कैंडिडेट है ना ये सब कंडीशन फॉलो कर रहा है, ये कैंडिडेट बेटा सब कंडीशन फॉलो कर रहा है, सारी कंडीशन फॉलो कर रहा है सिवाय एक के, बट उसके बदले में पोस्ट ग्रेजुएशन में है उसके 68%। ठीक है, हाँ जी। एज वाली कंडीशन थोड़ा क्लियर कर दीजिए बेटा। 1987 को अगर कोई व्यक्ति पैदा हुआ है तो 2010 को उसकी उम्र कितनी होगी? क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ था कि उम्र हमें 1 जनवरी 2010 के हिसाब से लेनी है। तो यहाँ पे कितने साल का अंतर है बेटा? 87 और 3 90, है ना? 90 और 20 10, तो 20 और 3 23 साल की उम्र होगी ना, लगभग लगभग 23 साल। और उम्र वो होनी चाहिए 21 और 28 के बीच में, है ना? चलिए, डिक्शनरी और जंबलिंग की प्रैक्टिस कहाँ से करें? एक बच्चा पूछ रहा है डिक्शनरी और जंबलिंग की प्रैक्टिस कहाँ से करें। ये बच्चा सो रहा था जब मैं डिक्शनरी और जंबलिंग टॉपिक पढ़ा रहा था, और मैंने मना भी किया था कि डिक्शनरी और बेटा 2010 तक हमें उम्र कैलकुलेट करनी है, क्वेश्चन में लिखा गया था, है ना? है ना? कि सारे के सारे जो केसेस हैं वो 2010 तक, कोई 2010 तक कंसीडर किए जाएंगे। एज कैलकुलेशन न्यू पीवाई की बुक कब आएगी? 2025 में आएगी भैया। अब मैं हर महीने में थोड़ी पीवाई की बुक निकालता रहूंगा, हर साल निकलेगी ना एक किताब अपडेट होके, भाई साल का पूरा मैटर जाएगा ना, हर साल निकलती है बेटा, हर महीने नहीं निकल सकती पीवाई की बुक। हम्म, हाँ जी। चलिए साहब, अनुज सोरेन के बारे में क्या कहना है? क्या अनुज सोरेन हमें दिवाली की मिठाई खिला सकते हैं? क्या अनुज सोरेन हमें दीपावली की मिठाई खिला पाएंगे? चेक करना जरा अनुज सोरेन को। हाँ जी, अनुज सोरेन के बारे में आपका क्या कहना है? अनुज सोरेन के बारे में आपका क्या कहना है? जल्दी से चेक करो, सारी कंडीशन पढ़ो और बताओ अनुज सोरेन के बारे में आपका क्या कहना है?
हाँ जी, क्या कहना है अनुज सोरेन के बारे में आपका? अनुज सोरेन, पहले हम पांचों कंडीशन लिख लेते हैं, पांच ही कंडीशन है ना, पांचों कंडीशन लिख लेते हैं। अनुज सोरेन का जन्म 25 मार्च 1984 को हुआ था, यानी कि 2010 तक की इनकी जो उम्र कैलकुलेट होगी वो 16 और 10 26 साल, यानी कि एज इनकी कंप्लीट है। उन्होंने स्नातक में 58% मार्क्स प्राप्त किए, ग्रेजुएशन में 60% चाहिए जबकि उनके 58 ही रह गए। स्नातक पोस्ट ग्रेजुएशन में 63, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर यहाँ पे 60 नहीं थे तो इसके बदले 65 होते, लेकिन लेकिन वो पोस्ट ग्रेजुएशन में भी नहीं कर पाए, वो पोस्ट ग्रेजुएशन में भी नहीं कर पाए भैया। पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर अगर ग्रेजुएशन में उस व्यक्ति के मार्क्स बेटा 58 है, यानी कि 60 से कम, तो उसके बदले में पोस्ट ग्रेजुएशन में 65 होने चाहिए थे, जबकि पोस्ट ग्रेजुएशन में 63 ही रह गए, है ना। जबकि पोस्ट ग्रेजुएशन में कितने रह गए? 63 ही रह गए। जबकि देखो सब कंडीशन क्या थी कि हैज सीक्योर्ड एटलीस्ट 65% मार्क्स इन पोस्ट ग्रेजुएशन, इसके बदले में पोस्ट ग्रेजुएशन में 65% होने चाहिए थे। इसका मतलब है पहली कंडीशन फॉलो नहीं हो रही, और इसकी जो सब कंडीशन की, इसकी जो उप शर्त थी वो भी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही। अरुण सॉरी, पूरा क्वेश्चन हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, पूरा क्वेश्चन हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अनुज सोरेन वॉज बोर्न ऑन 25 मार्च 1984, एज कंप्लीट है। He has secured 58% मार्क्स इन ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स चाहिए बेटा? कम से कम 60% मार्क के साथ ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ग्रेजुएशन में कम से कम 60% मार्क्स चाहिए, ग्रेजुएशन में 60% चाहिए, जबकि उसके ग्रेजुएशन में जबकि जबकि उसके ग्रेजुएशन में सिर्फ और सिर्फ 58% मार्क्स है। पहली कंडीशन फॉलो नहीं हो रही, इसके बदले पोस्ट ग्रेजुएशन पे 65 होने चाहिए, दूसरी कंडीशन भी फॉलो नहीं हो रही। तो भैया सिलेक्शन कैसे हो जाएगा अनुज का? क्या बातें कर रहे हो आप हैं अनुज भैया? सॉरी, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया। सीमा के बारे में आपका क्या कहना है? क्या सीमा हमें मिठाई खिला पाएंगी? हाँ, क्या सीमा हमें मिठाई खिला पाएंगी? एक बार कंडीशन लिख दीजिए बेटा। तुम लेट आए हो ना, है पिछले आधे घंटे से कंडीशन समझा रहा था, अब तुम लेट आए हो तो इसमें मेरा क्या कसूर है? क्या कसूर है मेरा? मेरा कोई कसूर नहीं है भाई। चलो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। पहली कंडीशन है बेटा ग्रेजुएशन में चाहिए 60, दूसरी उसकी उम्र होनी चाहिए 21 और 28 के बीच में 2010 तक, तीसरी 50,000 का बॉन्ड दे दे, चौथी कंडीशन होनी चाहिए कि उसके रिटन एग्जाम में कम से कम 40 हो, है ना। पांचवी कंडीशन होनी चाहिए कि पोस्ट ग्रेजुएशन में कम से कम 50% मार्क्स हो। अच्छा, दो यहाँ पे उप शर्त भी है, दो यहाँ पे उप शर्त भी है। सीमा के बारे में आपका क्या कहना है? सीमा विश्वास वॉज बोर्न ऑन 15 मई 1985, 2010 को जो उसकी उम्र होगी, 2010 को जो उसकी उम्र होगी बेटा, कितनी उम्र होगी उसकी? 25 और 10 नहीं, 15 और 10 25, यानी कि उसकी एज तो कंप्लीट है। सी शी हैज सिक्योर्ड 65% मार्क्स, है ना, इन ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन में यानी कि पहली कंडीशन भी फुलफिल हो गई। 70% मार्क्स इन पोस्ट ग्रेजुएशन, तो बेटा पोस्ट ग्रेजुएशन की हमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर ग्रेजुएशन में ही 65% है तो फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में कितने हो उससे कोई लेना देना नहीं है। शी इज रेडी टू पे 50,000 एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट, 50,000 का सिक्योरिटी डिपॉजिट दे देगी। शी हैज ऑल्सो सिक्योर्ड 45% मार्क्स इन द सिलेक्शन एग्जामिनेशन, सिलेक्शन एग्जामिनेशन में 40 चाहिए, उसके 45 है। लेकिन सीमा का इंटरव्यू हुआ है कि नहीं हुआ है ये जानकारी हमें दी गई है? सर सीमा के इंटरव्यू के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिली है, सीमा के इंटरव्यू के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिली है। इसीलिए यदि दिया गया डेटा निर्णय लेने के लिए पर्याप्त नहीं है, इफ द डेटा प्रोवाइडेड आर नॉट एडिक्वेट टू टेक अ डिसीजन, हमारे पास पता ही नहीं है कि इसने इंटरव्यू में कितने मार्क्स लिए, तो हम निर्णय कैसे ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं ले सकते। चलो सॉरी सीमा, तुम्हारे हम निर्णय नहीं ले सकते। अभिनव, अभिनव घोषाल के बारे में अभी तक लड्डू किसी ने नहीं खिलाए, एक ने निर्णय नहीं ले पा रहे, एक का सिलेक्शन नहीं हुआ, एक का केस जीएम को भेजा गया, है ना। हमने ऑप्शन ए का भी यूज कर लिया, सी का भी और डी का भी। चलिए, लेकिन परफेक्टली लड्डू सेलेक्ट हो गए किसी ने नहीं खिलाए अभी तक। चेक करो क्या अभिनव घोषाल हमें लड्डू खिला सकते हैं?
है ना। सीजीएल में तो नहीं आते ये वाले क्वेश्चन, बट बाकी एग्जाम्स में आ जाते हैं। चैप्टर का नाम है डिसीजन मेकिंग। अभिनव घोषाल के बारे में आपका क्या कहना है? अभिनव घोषाल हैज सिक्योर्ड 52% मार्क्स इन द पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू में 50 होने चाहिए, उसके 52 है। इसका मतलब पांचवी जो कंडीशन थी वो फॉलो हो गई। 40% मार्क्स इन द सिलेक्शन एग्जामिनेशन, चौथी कंडीशन भी फॉलो हो गई। सिलेक्शन एग्जामिनेशन में 40 ही चाहिए कम से कम। ही कैन पे 25,000 एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट, यानी कि ये 50,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं दे पा रहा। 50,000 नहीं दे पा रहा है। ऑल्टरनेटिवली ही कैन साइन अ बॉन्ड ऑफ 1 ईयर, लेकिन वो 1 साल का बॉन्ड साइन कर दे रहा है ना। 50,000 तो नहीं दे पा रहा, लेकिन इसकी जो ऑल्टरनेट कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है। लेकिन इसकी ऑल्टरनेट कंडीशन फुलफिल हो रही है। ही वॉज बोर्न ऑन 3 दिसंबर 1984, यानी कि 16 और 10 26, यानी कि उसकी उम्र भी कंप्लीट है। ही हैज सिक्योर्ड 63% मार्क्स इन ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में कम से कम 60 चाहिए, उसके 63 है। तो भैया अभिनव ने सारी कंडीशन फॉलो करी है तीसरी को छोड़कर, बट उसकी जो उप शर्त है वो फॉलो कर रहा है। तो यानी कि ये वाला जो केस है वो किसको भेजा जाएगा? इसका चयन डायरेक्ट नहीं होगा। ये केस किसको भेजा जाएगा? इफ द केस इज टू बी रेफर्ड ईडी पर्सनल, तो ये जो केस है वो ईडी को भेजा जाएगा। समझ रहे हो? तो जो पहला क्वेश्चन था सोहन वाला, वो केस भेजा गया था जीएम को, है ना। अनुज वाला जो केस है उसका सिलेक्शन ही नहीं हुआ। सीमा वाला जो केस था उसमें डेटा पर्याप्त नहीं था। और अभिनव का जो केस था वो केस भेजा गया है ईडी को, वो केस भेजा गया है ईडी को। लेकिन लेकिन बेटा अभी तक लड्डू किसी ने नहीं खिलाए। क्या नमिता जायसवाल हमें लड्डू खिला पाएंगी? है, क्या नमिता जायसवाल हमें लड्डू खिला पाएंगी? लड्डू अभी तक किसी ने नहीं खिलाए। किसी का केस जीएम को भेजा गया, किसी का ईडी को, किसी के बारे में कुछ बता ही नहीं पा रहे, और किसी का तो साफ साफ सिलेक्शन नहीं हुआ, है ना। लेकिन नमिता जायसवाल के बारे में आपका क्या कहना है? क्या नमिता जायसवाल लड्डू खिलाने में सक्षम रहेंगी? हैज सिक्योर 62% मार्क्स इन ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में 60 होने चाहिए, इसके 62 है, यानी कि पहली कंडीशन फॉलो हो गई। ग्रेजुएशन में 60 होने चाहिए बट इसके 62 है, पहली कंडीशन फॉलो हो गई। 52% मार्क्स इन पर्सनल इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू में 50 चाहिए, इसके 52, तो पांचवी कंडीशन फॉलो हो गई। शी वॉज बोर्न ऑन 1983, 17 और 10 27, दूसरी कंडीशन भी फॉलो हो गई। शी इज रेडी टू पे अ सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ 50,000, बेटा तीसरी कंडीशन भी फॉलो हो गई। शी हैज सिक्योर्ड 46% मार्क्स इन सिलेक्शन एग्जामिनेशन। तो पहली बार नमिता ने खिलाए हमें लड्डू, इफ द कैंडिडेट इज टू बी सिलेक्टेड, क्योंकि नमिता ने पांचों कंडीशन फॉलो कर ली, तो भैया नमिता की तरफ से लड्डू मिले। तो ये जो कंडीशंस थी ये मैनेजमेंट ट्रेनी बनने के लिए कंडीशंस थी, और इस कंडीशंस के बेसिस पर कितने क्वेश्चन हमसे पूछे गए? 5 क्वेश्चन हमसे पूछे गए। अब मैं अगला क्वेश्चन पूछ रहा हूं। ये कंडीशंस है आपके सामने, ये अलग कंडीशन है, अलग चीज के लिए। समझ रहे हो? यहां पर भी 5 कंडीशन है। पहली कंडीशन है बी एटलीस्ट 30 ईयर्स ओल्ड एज ऑन 1 मार्च 2009। 1 मार्च 2009 को जो उसकी उम्र है, 1 मार्च 2009 को, पहली कंडीशन क्या है? 1 मार्च 2009 को कम से कम 30 साल का हो जाना चाहिए, कम से कम 30 साल का। दूसरी कंडीशन क्या है? हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 55% मार्क्स इन ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन में कम से कम 55% मार्क्स चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या है? हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 60% मार्क्स इन पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या फिर डिप्लोमा इन मार्केटिंग, कम से कम 60% मार्क्स चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री में, या फिर डिप्लोमा इन मार्केटिंग में 60% मार्क्स चाहिए। है पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 5 ईयर्स इन मार्केटिंग डिवीजन, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। हैव सिक्योर एटलीस्ट 45% मार्क्स इन सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस में कम से कम 45% मार्क्स चाहिए, है ना। तो ये 5 कंडीशन चाहिए, 5 कंडीशन, है ना। 5 कंडीशन चाहिए बेटा। किसके लिए 5 कंडीशन चाहिए? किसी किसी चीज के सिलेक्शन के लिए कितनी कंडीशन चाहिए? 5 कंडीशन चाहिए। मैं रिपीट करता हूं बेटा, पांचों कंडीशन कौन कौन सी थी? पहली कंडीशन कौन सी है? पहली कंडीशन है भैया उसकी जो उम्र है कम से कम 30 साल होनी चाहिए। पहली कंडीशन है उम्र उसकी कम से कम 30 साल होनी चाहिए, वो भी 2009 तक। 1 मार्च 2009 तक वो कम से कम 30 साल का होना चाहिए, या 30 साल से ज्यादा भी हो सकता है।
फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं दूसरी कंडीशन कि हैव सिक्योर एटलीस्ट 55% मार्क्स इन ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन में कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए, उसके ग्रेजुएशन में कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या थी कि पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर डिप्लोमा इन मार्केटिंग में 60% मार्क्स होने चाहिए, 55 और 60, पीजी में उसके 60 होना चाहिए या फिर डिप्लोमा इन मार्केटिंग में 60% मार्क्स होने चाहिए। चौथी कंडीशन क्या है पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस एटलीस्ट 5 years इन मार्केटिंग डिवीजन ऑर्गेनाइजेशन, 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 5 years एक्सपीरियंस, वो भी इन मार्केटिंग डिवीजन। और पांचवी कंडीशन है सिलेक्शन प्रोसेस एग्जाम में कम से कम 45% मार्क्स चाहिए। तो अगर कोई कैंडिडेट है जो इसकी उम्र 30 साल है, ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स है, पोस्ट ग्रेजुएशन में 60 है, 5 साल का एक्सपीरियंस है, 45% मार्क रिटन टेस्ट में है, तो उस कैंडिडेट का चयन जरूर होगा। लेकिन यहाँ पर कुछ उपशर्त भी दी गई होंगी। उम्मीदवार के मामले जो अन्य सभी शर्तों को पूरा करते हैं सिवाय, यहाँ पे कुछ उपशर्त दी गई है। उपशर्त दी गई है, एक ऐसा कैंडिडेट है जो कम से कम 30 साल का है, एक ऐसा कैंडिडेट है जो कम से कम 30 साल का है, ग्रेजुएशन में 55% मार्क है, पोस्ट ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स है, और 5 साल का उसको एक्सपीरियंस भी है, और सिलेक्शन प्रोसेस एग्जामिनेशन में 45% का मार्क्स है। अगर कोई कैंडिडेट है जो इन सारी कंडीशंस को फॉलो कर रहा है एक्सेप्ट फोर्थ, चौथी कंडीशन को छोड़कर, यानी कि उसको 5 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, तब क्या करना है? बट इसके बदले में इसकी उपशर्त क्या है? बट हैज पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 2 years एज अ डिप्टी मार्केटिंग मैनेजर, 5 साल की जगह कम से कम 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी किसमें? डिप्टी मार्केटिंग मैनेजर। एज ए डिप्टी मार्केटिंग मैनेजर में 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। द केस इज टू बी रेफर टू जीएम मार्केटिंग, तो उस व्यक्ति का चयन डायरेक्ट नहीं होगा, बट उसका जो केस है वो जीएम मार्केटिंग में भेजा जाएगा। उसका केस कहाँ भेजा जाएगा? जीएम मार्केटिंग में। अच्छा, दूसरी उपशर्त बेटा ये दे रखी है, कोई एक ऐसा कैंडिडेट है जिसकी उम्र 30 साल है, जिसकी ग्रेजुएशन में 55% है, पोस्ट ग्रेजुएशन में 60% है, 5 साल का एक्सपीरियंस है, और सिलेक्शन प्रोसेस में एक ऐसा कैंडिडेट है ये सारी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, कौन सी कंडीशन को छोड़कर? दूसरी, यानी कि उसके ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स नहीं है, बट इसके बदले में सिक्योर एटलीस्ट 65% मार्क्स इन पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन डिप्लोमा, कम से कम पीजी में 65% मार्क्स चाहिए, इसके बदले में पीजी में पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या फिर डिप्लोमा इन मार्केटिंग में। द केस इज टू बी रेफर टू वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग, तो इस व्यक्ति का जो केस है वो वाइस प्रेसिडेंट को भेजा जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट को भेजा जाएगा। और 5 साल की जगह 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो ये मामला कहाँ भेजा जाएगा? जीएम मार्केटिंग को भेजा जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको पांचों शर्त पता चल गई है और आपको दोनों उपशर्त भी पता चल गई। जीएम मार्केटिंग वाली जो उपशर्त है वो एक्सपीरियंस को लेके है, वाइस प्रेसिडेंट वाली जो उपशर्त है वो ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स को लेके है। चलिए, तो अब यहाँ पे डेटा दिया गया है, तो नवीन है ना, नवीन नवीन मराठे है ये। नवीन मराठे के बारे में आप क्या जानते हो? क्या नवीन मराठे हमें लड्डू खिला पाएंगे, या नवीन मराठे मुंह लटका के बाहर जाएंगे? क्या कहना है आपका नवीन मराठे के बारे में? जरा नवीन मराठे की दी गई जानकारी हासिल कीजिए और बताइए, नवीन मराठे आज अपनी मम्मी को घर जाके खुश करेंगे या वो दोबारा से एग्जाम की तैयारी करेंगे? चलिए साहब, बताओ क्या कहना चाहते हो नवीन मराठे के बारे में? नवीन मराठे के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ जी। नवीन मराठे का जन्म 1975, तो क्या बेटा 2009 को उसकी उम्र कम से कम 30 साल है, 25 और 34, बिल्कुल उसकी उम्र कम से कम 30 साल है। चलो, पहली कंडीशन फॉलो हो गई। उन्होंने मार्केटिंग में स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि में दोनों में 60% मार्क्स प्राप्त किए, ग्रेजुएशन में कम से कम 55 वो भी पूरा, पोस्ट ग्रेजुएशन में कम से कम 60 वो भी पूरा। वे मार्केटिंग में अपनी, है ना, ही हैज बीन वर्किंग फॉर द पास्ट 6 years इन द मार्केटिंग डिवीजन। भैया 6 साल का एक्सपीरियंस है, 5 का चाहिए था, 6 का एक्सपीरियंस है।
बहुत बढ़िया। एंड 50% मार्क्स इन सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस में 45 चाहिए, उनके 50 हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन नवीन, आपने तो बल्ले बल्ले कर दी भैया। इफ द कैंडिडेट इज टू बी सिलेक्टेड, नवीन ने कर दी है बल्ले बल्ले, नवीन का होगा चयन, बिल्कुल नवीन का चयन होगा, है ना, बिल्कुल चयन होगा नवीन का, ही विल बी सिलेक्टेड। और ये हमें जरूर दिव्या, दिव्या लड्डू खिला पाएंगी? 1 2 3 4 5, बताओ दिव्या लड्डू खिला सकती हैं? हैं? क्या इसके नोट्स नहीं बनाने हैं? दिव्या लड्डू खिला पाएंगी कि नहीं, ये बताओ दिव्या। तो बेसिकली डिसीजन मेकिंग में कुछ नहीं होता, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, वो शर्तें आपको पढ़नी है और आपको उपशर्त पढ़नी है, बस बात खत्म। डिसीजन मेकिंग ही तो करा रहे हैं भाई मेरे। तो शर्त और उपशर्त के आधार पे हमें प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं डिसीजन मेकिंग में, और कुछ भी नहीं करना होता। ये छूट रहा था एनालिटिकल रीजनिंग का टॉपिक। कल से हम नया दिन नई शुरुआत करेंगे नए चैप्टर के साथ। कल से नई दिन नई शुरुआत नए टॉपिक के साथ होगी। हाँ जी, दिव्या क्या करेंगी? दिव्या रानी, दिव्या, दिव्या कोहली हैज बीन वर्किंग फॉर द पास्ट 5 years इन द मार्केटिंग डिवीजन ऑन एन ऑर्गेनाइजेशन। भैया एक्सपीरियंस है, यानी कि चौथी कंडीशन तो फॉलो हो गई। कंप्लीटिंग हर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मार्केटिंग 65%, तीसरी कंडीशन फॉलो हो गई। शी हैज सिक्योर्ड 55% मार्क्स इन ग्रेजुएशन, दूसरी कंडीशन फॉलो हो गई। 50% मार्क्स इन द सिलेक्शन प्रोसेस, पांचवी कंडीशन फॉलो हो गई। सारी कंडीशन फॉलो हो रही हैं दिव्या रानी की। तो अब 2009 को इसकी उम्र कम से कम 30 साल है कि नहीं है, ये कैलकुलेट आपको करना होगा। भैया 2 अप्रैल 1979 को पैदा हुई है, तो 1 मार्च 2009 को क्या वो कम से कम 30 साल की होंगी, है ना? सर मुझे लग रहा है ये 30 साल की नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे 2 अप्रैल है, अगर वो 1 मार्च से पहले पैदा होती तो वो कम से कम 30 साल की होती। उम्र में लोचा है भैया, ये कम से कम 30 साल की नहीं हो पा रही है। अगर 2 अप्रैल की जगह जो भी डेट होती यहाँ पे 1 मार्च से पहले की होती, क्योंकि इनके बीच का जो डिफरेंस आएगा निकल के वो कितना आ जाएगा, इनके बीच का जो डिफरेंस आएगा निकल के वो 30 साल आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे 1 मार्च लिखा होता या उससे पहले का होता तो कम से कम 30, लेकिन ये 1 मार्च के बाद की डेट है, यानी कि ये अप्रैल की डेट है, अप्रैल। ठीक है, मार्च के बाद अप्रैल आता है बेटा, मार्च के बाद पैदा हुई है वो, तो वो कम से कम 30 साल की नहीं है ना? वो कम से कम 30 साल की नहीं है, समझ रहे हो? वो कम से कम 30 साल की नहीं है। तो क्या होगा फिर इनका? उम्र तो अच्छा, उम्र का कोई वो था, उप उपशर्त थी उम्र को लेके? उम्र को लेके कोई उपशर्त नहीं थी ना?
सर एक उपशर्त थी एक्सपीरियंस को लेके, एक उपशर्त थी ग्रेजुएशन को लेके, उम्र को लेके कोई उपशर्त नहीं थी। सॉरी दिव्या, हम आपका चयन नहीं कर सकते। आप 1 महीने छोटी हो अभी, है ना। ये 1 महीने छोटी है, 29 साल लगभग 11 महीने की है। उम्मीदवार का चयन नहीं किया जा सकता। सीमा तो गई, पाकिस्तान है। ये सीमा हैदर नहीं है बेटा, सीमा कोहली है। ये दिव्या कोहली है, सीमा कहाँ है? सीमा बेटा, सीमा कौन सी सीमा तुम्हें याद आ रही है? क्वेश्चन में दिव्या है। सुरेश के बारे में आपका क्या कहना है? सुरेश के बारे में आपका क्या कहना है, ये बताओ। सुरेश के बारे में आपका क्या कहना है? जी। क्या सुरेश सिलेक्शन ले पाएंगे? हाँ जी। सुरेश के बारे में आपका क्या कहना है? सर, सुरेश 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 मेहता है सिक्योर्ड 58% मार्क्स इन ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में कितने चाहिए? 55। 58 है, बहुत बढ़िया। ही वॉज बोर्न ऑन 1975। 25 और 34, एज भी कंप्लीट है, 30 साल है। ही हैज सिक्योर्ड 50% मार्क्स इन द सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस में 45 चाहिए, 50 है। ही हैज बीन वर्किंग फॉर द पास्ट 7 years इन मार्केटिंग डिवीजन। बेटा मार्केटिंग डिवीजन का भी एक्सपीरियंस है ना। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज पोस्ट ग्रेजुएशन 62%। पोस्ट ग्रेजुएशन में 60 चाहिए, 60 की जगह 62 है। कॉन्ग्रेचुलेशन सुरेश, कॉन्ग्रेचुलेशन सुरेश, आप हमें लड्डू जरूर खिलाएंगे इफ द कैंडिडेट इज टू बी सिलेक्टेड। इफ द कैंडिडेट इज टू बी सिलेक्टेड, ये तो मिठाई खिलाएंगे। बैंकिंग में कंप्यूटर के लिए कौन सा लेवल है? बैंकिंग में कंप्यूटर के लिए नॉर्मल लेवल है। वरुण मल्होत्रा के बारे में आप क्या कहना है? मल्होत्रा जी, बताना जरा, मल्होत्रा जी के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? मल्होत्रा जी क्या कहना चाहते हो? मल्होत्रा जी के बारे में आपका क्या कहना है, जल्दी से बताओ। हम्म। तो ये डिसीजन मेकिंग बेटा छोटा सा टॉपिक था, जो एक एनालिटिकल रीजनिंग का हमारा छूट रहा था, लेकिन वो हमने अब पूरा कर लिया, है ना। वरुण मल्होत्रा का जन्म 1976 में हुआ, तो 24 और 34, एज कंप्लीट है। ही हैज बीन वर्किंग एज अ डिप्टी मार्केटिंग मैनेजर इन एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पास्ट 3 years। बेटा एक्सपीरियंस 5 साल का नहीं है, लेकिन जो इसकी उप शर्त है वो फॉलो हो रही है। पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन 65%। ही हैज सिक्योर्ड 55% मार्क्स इन बोथ ग्रेजुएशन इन सिलेक्शन प्रोसेस। तो बेटा जो चौथी उपशर्त थी, चौथी उपशर्त का मामला मेरे ख्याल से वाइस प्रेसिडेंट को भेजा जाना था। चौथी उपशर्त का मामला किसको भेजा जाना था? वाइस प्रेसिडेंट को भेजा जाना था, वाइस प्रेसिडेंट को। जो चौथी नहीं 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 नहीं, एक सेकंड में देखता हूँ ये वाली जो उपशर्त है। हाँ, 5 साल की जगह अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है तो जीएम मार्केटिंग को भेजा जाएगा, जीएम मार्केटिंग को। वाइस प्रेसिडेंट वाला तो वो था, वाइस प्रेसिडेंट वाला तो ग्रेजुएशन था। तो ये जो केस है, मामला जीएम मार्केटिंग को भेजा जाएगा। किसको भेजा जाएगा? जीएम मार्केटिंग को। बताओ सुधा के बारे में आपका क्या कहना है? सुधा के बारे में आपका क्या कहना है? सुधा, सुधा के बारे में आपका क्या कहना है? सुधा गोपाल ने चयन परीक्षा और स्नातक दोनों में 50% अंक प्राप्त किए। चयन परीक्षा और सुधा गोपालन है सिक्योर्ड 50% मार्क्स इन बोथ सिलेक्शन प्रोसेस एंड ग्रेजुएशन। भैया ग्रेजुएशन में कम से कम 55 चाहिए, बेकार हो गए। पोस्ट है ना, सिलेक्शन प्रोसेस में 45 चाहिए, वो तो फुलफिल हो गया। शी हैज बीन वर्किंग फॉर द पास्ट 6 years इन द मार्केटिंग डिवीजन। एक्सपीरियंस है,
कंप्लीटिंग है पोस्ट ग्रेजुएशन विद 70% मार्क, पोस्ट ग्रेजुएशन है 70%, और इसकी जो उपशर्त है ना पोस्ट ग्रेजुएशन में 70%, 65% चाहिए, इसकी उपशर्त फॉलो हो रही है। 1978 का मतलब है ना 22 और 9, ये भी कंडीशन। तो यानी कि ग्रेजुएशन में मार्क्स नहीं है, उसके बदले में उपशर्त पूरी हो रही है। तो ये मामला था वाइस प्रेसिडेंट वाला। ये मामला किसका था? ये मामला था वाइस प्रेसिडेंट वाला। ये मामला किसका था? वाइस प्रेसिडेंट का था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि डिसीजन मेकिंग आपको समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से, है ना। कंप्यूटर के बारे में बाकी बेटा हमारे यतीन निगम सर आपको बताएंगे, कंप्यूटर जो पढ़ाते हैं आपको। तो यही छोटा सा टॉपिक था डिसीजन मेकिंग, जो कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी कल हम नए दिन नई शुरुआत करेंगे नए टॉपिक के साथ। और कल मैं आप लोगों को जो टॉपिक शुरू करने वाला हूं वो है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। बहुत ही शानदार जानदार टॉपिक है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी। दिशा और दिशा और दूरी। तो कल हम शुरुआत करेंगे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की। किसकी शुरुआत करेंगे? डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी की। ठीक है, फिर से बेटा हम वर्बल रीजनिंग, देखो हम लोगों ने नॉन वर्बल रीजनिंग कंप्लीट कर ली। नॉन वर्बल रीजनिंग का हर क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया, खत्म हो गई। हमने एनालिटिकल रीजनिंग कंप्लीट कर ली, है ना। अब सिर्फ और सिर्फ हमारी जो रीजनिंग बची है वो वर्बल रीजनिंग बची हुई है। सिर्फ और सिर्फ वर्बल रीजनिंग के टॉपिक्स बचे हुए हैं। बाकी हमने नॉन वर्बल रीजनिंग बेटा पूरी कंप्लीट कर दी, एनालिटिकल रीजनिंग पूरी। ये रीजनिंग में ये सबसे बड़ा हिस्सा है, ये रीजनिंग का सबसे बड़ा हिस्सा है, ये दो छोटे छोटे हिस्से हैं, है ना। जैसे अगर मान लो 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो 25 में से 18-20 क्वेश्चन तो यहाँ से आते हैं, है ना, 25 में से। और 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, 18-20 क्वेश्चन आते हैं यहाँ, अगर हम 25 क्वेश्चन की बात करें तो, है ना। हाँ जी, चलिए साहब। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, लव यू गाइस, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच। शाम को 4 बजे लाइव आना ना भूलें। रेलवे के लिए हम प्रैक्टिस सेशन शुरू कर रहे हैं आज से ही अपने यूट्यूब चैनल पर, रीजनिंग बाई पीयूष वार्थ में। तो शाम को 4 बजे हर बच्चे को आना है बेटा, शाम को 4 बजे लाइव आना ना भूले, ठीक है। हाँ जी। डेटा सफिशिएंसी बेटा एनालिटिकल रीजनिंग का पार्ट नहीं है, वो वर्बल रीजनिंग का पार्ट है, डेटा सफिशिएंसी। ठीक है, लव यू गाइस, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।